फेडरल रिजर्व के पसंदीदा मंदी के संकेतकों में से एक अभी हाल ही में सक्रिय हो गया है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? क्या हमें आर्थिक संकुचन का सामना करना पड़ेगा? क्या शेयर बाजार गिरने वाला है? अभी क्या? चलो पोबराय, मैं आपके लिए इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा 3 सरल और तेज कदमों में। पहला कदम, चलिए इस पागल यील्ड कर्व पर चर्चा करते हैं और ये कैसे बस फिर से उलट गया। हम एक चार्ट पर नजर डालते हैं आज की तारीख से लेकर 2024 के अक्टूबर तक। बाईं ओर हम यहां से 0 से शुरू करते हैं और 50 बेसिस पॉइंट्स तक जाते हैं जो कि 0.5% है, और फिर हम नकारात्मक 25 बेसिस पॉइंट्स तक जाते हैं। वहां नकारात्मक होना चाहिए था, लेकिन आप लोग लाल नंबरों के साथ समझ गए। तो यह 3 महीने की ट्रेजरी यील्ड बनाम 10 साल की ट्रेजरी यील्ड है। शायद इसे कहने का बेहतर तरीका यह है कि 10 साल की ट्रेजरी यील्ड में से 3 महीने की ही ट्रेजरी यील्ड को घटाना। तो हम पिछले साल अक्टूबर में वापस जाते हैं और कर्व काफी उलटा था। इसका मतलब है कि 10 साल की ट्रेजरी यील्ड वास्तव में 3 महीने की ट्रेजरी यील्ड से कम थी, जो कि वास्तव में नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है, आप बस थोड़ी सामान्य समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि अपने दोस्त को 10 साल के लिए 1000 उधार देना बनाम 3 महीने के लिए उधार देना। आप किस पर उसे अधिक ब्याज दर चार्ज करने वाले हैं? आपके लिए महंगाई या वापस न मिलने का जोखिम किसमें अधिक है? स्पष्ट रूप से 10 साल के लिए तो आप उसे पैसे उधार देने की अवधि जितनी लंबी होगी उतनी ही अधिक ब्याज दर चार्ज करेंगे। ये बहुत समझ में आता है, और यह आमतौर पर क्यों? एक स्वस्थ वातावरण में आप एक तेज यील्ड कर्व देखेंगे, तो कर्व के फ्रंट एंड पर यानी छोटी अवधि में यील्ड कम होगी क्योंकि आप सरकार को पैसे उधार देने का समय कम कर रहे हैं, और जैसे जैसे वह समय बढ़ता है यील्ड बढ़ती जाएगी। तो बात यह है कि जब आप इस उलटे कर्व को देखते हैं या इस चार्ट पर 0 से नीचे कुछ भी देखेंगे तो यह बुरा है। लेकिन जो दिलचस्प है वो ये है, जब आप इस डॉटेड लाइन के ऊपर पहुंचते हैं, पहले डॉटेड लाइन के नीचे रहने के बाद, तो हम बुरे खुर से बहुत बुरे की ओर बढ़ते हैं। और आप शायद अपने आप से कह रहे होंगे, जॉर्ज ठीक है क्या? अगर ये बुरा है तो ये अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर हम वास्तव में एक चार्ट पर नजर डालें जो कि 1970 के दशक तक जाता है और हम 3 महीने की तुलना 10 साल से करें, तो हम देखते हैं कि आमतौर पर चीजें बिगड़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास वह आर्थिक संकुचन है उलटने के दौरान नहीं, बल्कि कर्व के फिर से सामान्य होने के बाद। फिर हम जनवरी 2025 या उसके आसपास पहुंचते हैं, कर्व तेज हो जाता है। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां यह 3 महीने की यील्ड से शायद 40 या 50 बेसिस पॉइंट्स ऊपर होती है, जो एक स्वस्थ बढ़ती अर्थव्यवस्था में आप जो उम्मीद करेंगे उसके अधिक करीब है। लेकिन वास्तव में ऐतिहासिक रूप से 10 साल की ट्रेजरी यील्ड आमतौर पर कर्व के फ्रंट एंड से लगभग 1 से 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट्स ऊपर होती है। तो हम अभी भी 40 या 50 बेसिस पॉइंट्स पर होने के बावजूद कहीं भी करीब नहीं है। लेकिन फिर जो हुआ वह यह है कि 10 साल की ट्रेजरी उस बिंदु से गिरने लगी, और हाल ही में यह बिल्कुल गिर गया है एक ऐसे बिंदु पर जहां कर्व फिर से उलट गया है। तो अगर यह बुरा है तो यह बहुत बुरा है, लेकिन ये तो पूरी तरह से अजीब है। तो अब चलिए एक पल के लिए पीछे हटते हैं और अपने आप से पूछते हैं, ठीक है, यहां वास्तव में क्या हो रहा है? क्योंकि यह सिर्फ कीमतों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, और खरीदार और विक्रेता और ट्रेजरी बाजार वास्तव में क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि वे जो कर रहे हैं उसका कारण क्या है। वे इतनी सारी 10 साल की ट्रेजरी यील्ड क्यों खरीद रहे हैं? क्या इससे ब्याज दर कम होती है? याद रखें, ट्रेजरी की कीमत और वास्तविक यील्ड के बीच एक विपरीत संबंध होता है। आमतौर पर ये वित्तीय संस्थाएं होती हैं, मेगा बैंक्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, जो अमेरिका के अंदर और बाहर होती हैं। उनकी बैलेंस शीट को देखते हुए और कह रहे हैं, ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं?
हम वहां जाकर वास्तविक अर्थव्यवस्था में उधार दे सकते हैं या हम बस ट्रेजरी खरीद सकते हैं। तो अंत में यह वास्तव में जोखिम और पुरस्कार के बारे में है। मतलब अगर आप एक बैंक चलाते तो आप भी बिल्कुल यही कर रहे होते। आप अपने आप से पूछ रहे होंगे, ठीक है, मैं अपनी बैलेंस शीट का आकार बढ़ा सकता हूं। एक वैश्विक निगम को आरण देकर मुझे शायद 6% ब्याज मिल सकता है, या मैं वही बैलेंस शीट क्षमता लेकर 10 साल की ट्रेजरी यील्ड खरीद सकता हूं, यहां मान लीजिए 4.8% पर। खैर, मुझे 6% पसंद है, लेकिन वाह, यह बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि मैं क्षितिज की ओर देखता हूं और मुझे तूफानी बादल, आर्थिक तूफानी बादल दिखाई देते हैं। मुझे एक संभावित संकुचन दिखाई दे रहा है। मुझे जो हो रहा है वह पसंद नहीं है। तो उस मामले में मैं ट्रेजरी पर 4.8% को बहुत पसंद करूंगा, क्योंकि जोखिम वह बहुत कम है। आप देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है। जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था यूआई में जोखिम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सुरक्षित और तरल परिसंपत्तियों की इच्छा बढ़ती जा रही है आपकी बैलेंस शीट पर, और इसलिए आप ऐसी चीजें खरीदने जा रहे हैं जैसे 10 साल की ट्रेजरी यील्ड जो ब्याज दर को कम करती है। तो अगला सवाल यह बनता है, क्या यील्ड कर्व हमेशा सही होता है? और जवाब नहीं है। इसका हिट रेट बहुत उच्च है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। चलिए कहते हैं 90% समय, और वास्तव में यील्ड कर्व का उपयोग करके इसे भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। मंदी कब आएगी? इसके अलावा यील्ड कर्व के उलटा होने से सीधा होने के समय का बुनियादी विश्लेषण करना। और मैं पहला व्यक्ति हूं जो यह स्वीकार करता हूं कि मैं इस बारे में लंबे समय से बात कर रहा हूं, और मेरा आधार मामला यह है कि हम पहले ही एक मंदी का सामना कर चुके होंगे, क्योंकि आमतौर पर वह आर्थिक संकुचन उस 2 साल की अवधि के भीतर आता है। लेकिन एक और बात जो मैं कहूंगा वह यह है, मतलब ट्रेजरी मार्केट वह यह सिर्फ अमेरिका के लिए बॉन्ड मार्केट नहीं है, यह वास्तव में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बॉन्ड मार्केट है। और अगर आप पिछले 2 वर्षों में अमेरिका के बाहर जो हुआ है उसे देखें, तो यह एक बहुत बहुत अलग कहानी है जो इस उलटाव को देखते समय अधिक समझ में आती है। लेकिन मुझे पता है कि अभी यह आदमी तस्वीर में आने वाला है, खासकर टिप्पणियों में। और यह आपका दोस्त और परिवार का सदस्य फ्रेड है, वह आदमी जो हमेशा आपको तंग करता है, आपको बताता है कि जॉर्ज गैमन को नहीं पता कि वह क्या बात कर रहा है और वह सिर्फ डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बस S&P खरीदना चाहिए और जिम क्रैमर की सुननी चाहिए और बस एक स्ट्रॉथ की तरह रेत में अपना सिर छिपा लेना चाहिए। और यह बाजार का समय तय करने के बारे में नहीं है, यह बाजार में समय बिताने के बारे में है। और यह सस्ती चीजें खरीदने या महंगी चीजें बेचने के बारे में नहीं है। यह सब बस यह अनुमान लगाना कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाता है, यह जानने के बावजूद। और इसलिए जो कोई भी विपरीत दृष्टिकोण रखता है वह बस गलत जानकारी और भ्रामक जानकारी फैला रहा है। आपको बस उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसका मुख्यधारा मीडिया के साथ बहुत समान दृष्टिकोण है, अजीब बात है। लेकिन जो इस बात को नजरअंदाज कर रहा है वह है जो हम अभी बात कर रहे थे। यह तथ्य नहीं है कि यील्ड कर्व मंदी की भविष्यवाणी कर रहा है, मुझे लगता है कि यह बात को नजरअंदाज कर रहा है। तो दूसरे तरीके से कहें, यह उलटने वाले कर्व के बारे में नहीं है, इस बारे में है कि क्यों पूछना। बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो अपनी बैलेंस शीट क्षमता का उपयोग करके 10 साल की ट्रेजरी खरीद रही हैं, बजाय इसके कि वे वास्तविक अर्थव्यवस्था में जाएं और उस बैलेंस शीट क्षमता का उपयोग करके उच्च ब्याज दर प्राप्त करें। यह वास्तव में कुंजी है, और यही कारण है कि हमें अपनी विश्लेषण में यील्ड कर्व को शामिल करना चाहिए, भले ही यह हमेशा सही न हो या यह आर्थिक संकुचन के समय के बारे में हमें ज्यादा जानकारी न दे। चरण नंबर 2। अब चलिए चार्ट में गहराई से देखते हैं कि क्या ट्रेजरी कर्व में हमने जो अजीब हरकत देखी है वह वास्तव में अभूतपूर्व है। और फिर इस वीडियो के अंत में
मैं आपको अपनी राय दूंगा कि असली अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। यह प्रेरणादायक है। मान लीजिए ये बड़े वित्तीय संस्थान एक जोखिम निवृत्ति दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं या एक महीने पहले की तुलना में कहीं अधिक जोखिम निवृत्ति दृष्टिकोण। तो चलिए फेड फंड्स, योटासी और योकास्ट्रॉर और 10 साल की ट्रेजरी का चार्ट देखते हैं, 3 महीने की ट्रेजरी के बजाय और 10 साल की ट्रेजरी। तो कर्व का बिल्कुल सामने वाला हिस्सा, और हम इस पर 1965 में वापस जाते हैं। हाँ, आप मुझे हाल के डेटा को देखने के लिए दोष नहीं दे सकते, ये तो निश्चित है। सर्वासस बीमारी पर वापस जाएं, और काश मैं यहां थोड़ा जूम इन कर पाता, लेकिन दुर्भाग्यवश हाँ, यह करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पास एक फिर से उलटाव हुआ है। लेकिन यह हो सकता है कि गर्भाशय ग्रीवा की बीमारी के वास्तविक मंदी के दौरान हम वैश्विक वित्तीय संकट जीएफसी पर वापस जाते हैं और वहां हमें थोड़ा सा उलटाव मिला और थोड़ा सा गिरावट भी, लेकिन यह उस 50 बेसिस पॉइंट के करीब नहीं था जिसके बारे में हम चरण नंबर 1 में बात कर रहे थे। और फिर निश्चित रूप से .com बस्ट के दौरान यह नहीं था। और आप 1990 में वापस जाते हैं, हमारे पास तब वास्तव में यह नहीं था, यह फिर से उलट गया, लेकिन वह तब था जब हम मंदी के बीच में थे। और 1980 के दशक और 1970 के दशक में वापस जाने पर यह मुश्किल था, क्योंकि तब फेड वास्तव में ओवरनाइट रेट नहीं सेट करता था। वे बस बैंक रिजर्व का प्रबंधन कर रहे थे और M2 मनी सप्लाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तो यह वास्तव में सेब से सेब की तुलना नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको और देखना होगा। तो जैसे 2 साल का ट्रेजरी और 10 साल का ट्रेजरी, जिसे हम यहां थोड़ी देर में करने वाले हैं, तो वॉइस चार्ट के आधार पर मैं कहूंगा कि 10 साल का ट्रेजरी फेड फंड्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी हो रहा है। इसके अलावा यह 3 महीने के नीचे भी है। यह असाधारण नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से दुर्लभ है। अब चलिए 2 साल के ट्रेजरी पर चलते हैं और 10 साल का, और हम अभी तक फिर से उलट नहीं गए हैं। मेरा मतलब है जुड़े रहें, है ना? किससे पता है कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है? बिल्कुल, हम निश्चित रूप से अस्थिर समय में जी रहे हैं। और इस चार्ट पर इतिहास में वापस जाते हुए आप देख सकते हैं कि हमें सर्वासस बीमारी से ठीक पहले एक उलटाव मिला, लेकिन फिर यह बस सीधे ऊपर चला गया, जैसे कि यह तेज हो गया। जीएफसी, हमारे पास एक हल्का हल्का ओह नहीं, इसे देखो। तो हमारे पास 2006 में वक्र में एक उलटाव था। यह वास्तव में दिलचस्प है। और फिर हमारे पास फिर से उलटाव हुआ और फिर यह फिर से नीचे चला गया, और फिर वहां आखिरी धूमधाम जब चीजें बुरी तरह से बिगड़ने वाली थीं, और तभी यह वास्तव में तेज हो गया। फेड द्वारा दरों को नाटकीय रूप से घटाने के परिणाम स्वरूप 2007 के अंत और 2008 में .com बस्ट, यह लगभग एक सीधी रेखा थी। अब अगर आप 1990 के दशक की शुरुआत में हुई मंदी को देखें, जब वक्र उलटा था, तो यह फिर से हर जगह था। तो इस विशेष वक्र के साथ मैं कहूंगा कि वापस जाना .com बस्ट से पहले, इसका फिर से उलटना वास्तव में काफी सामान्य था। लेकिन आधुनिक युग में, चलिए कहें, यह पिछले 3 मंदियों को देखें तो यह अधिक असामान्य रहा है। अब चलिए उस विशेष वक्र पर वापस चलते हैं जिसे हम पहले कदम में देख रहे थे। और वैसे मैं यह बताना भूल गया, हालांकि यह फेड के पसंदीदा मंदी संकेतों में से एक है, यह उनका सबसे पसंदीदा नहीं है। हम इस एक पल में भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, चलिए इस 3 महीने की अवधि पर वापस चलते हैं, जो फिर से उलट गई है। लेकिन यहां जो दिलचस्प है, आप देख सकते हैं, सर्वासस बीमारी से पहले इसने कुछ ऐसा ही किया। वैश्विक वित्तीय संकट जीएफसी से पहले इसने निश्चित रूप से वो कुछ ऐसा ही किया। .com बस्ट से पहले यह लगभग फिर से उलट गया, और यह निश्चित रूप से 1990 के दशक की मंदी से पहले उलट गया। तो यह 2 साल के कर्व का लगभग विपरीत है, जहां यह बिल्कुल भी असामान्य
नहीं है। वास्तव में मैं कहूंगा कि यह इस चीज के लिए एक तरह का मानक संचालन प्रक्रिया है। फिर से उलटना, फिर से उलटना और फिर अंतिम बार तेज होना, इससे पहले कि चीजें बिगड़ने लगें। अब चलिए फेड के सबसे पसंदीदा मंदी के संकेतक को देखते हैं। और मैं यह जानता हूं क्योंकि उन्होंने इसे अपनी वेबसाइट पर कई बार यूं कहा है। और हम देख सकते हैं कि क्यों, क्योंकि यह बेहद सटीक है, खासकर जब आप इस निकट अवधि के फॉरवर्ड स्प्रेड 90 दिन के मूविंग एवरेज को देखते हैं। तो निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड क्या है? तो यहां लिखा है, यह अपेक्षित 3 महीने की ब्याज दर और 18 महीने बाद की ब्याज दर के बीच का अंतर है। मैं मान रहा हूं कि वे इसे शायद फ्यूचर्स मार्केट या कुछ एसआई से प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान 3 महीने की ब्याज दर को घटाकर। तो अगर हम वापस जाएं 1970 के दशक में हम देख सकते हैं कि यह वास्तव में हमें अन्य कर्व्स की तुलना में थोड़ा बेहतर समय देता है। इसलिए शुरुआती मंदी में जाने से ठीक पहले यह उलट गया। 1970 के दशक, यह 1980 के दशक से पहले थोड़ा उलट गया। लेकिन चलिए हम आधुनिक समय में आगे बढ़ते हैं और हम देख सकते हैं कि डॉट कॉम बस्ट को देखते हुए जब यह फिर से उलटा, तब चीजें सच में बिगड़ गईं। और ये जीएफसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। और फिर यही बात सरबस बीमारी के साथ भी है। और जैसे मैं इसे अभी देख रहा हूं, आप लोग ये नोटिस करेंगे, 90 दिन का मूविंग एवरेज जो ऐतिहासिक रूप से इतना सटीक है, अभी तक फिर से उलटा नहीं है। तो यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ध्यान देने वाला हूं। और आमतौर पर आपको बता दूं, यह तब फिर से उलटता है जब फेड फ्रंट एंड पर दरें घटाता है। यह आमतौर पर कर्व के लंबे अंत के परिणाम स्वरूप फिर से उलटता नहीं है। दूसरे शब्दों में 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड के बढ़ने और बढ़ते रहने के कारण। तो इससे मुझे यह विश्वास होता है कि 2025 का भविष्य शायद फिर से, यहां कोई निश्चितता नहीं है, केवल संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि 2025 के बाकी समय के लिए फेड दरें घटाने वाला है और शायद अधिकांश लोगों की अपेक्षा से अधिक दरें घटाने वाला है। तो वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वे उस आर्थिक कमजोरी का जवाब दे रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले चरण में बात की थी। ये बड़े वित्तीय संस्थान चिंतित हैं। चरण संख्या 3, तो कुछ क्या है? आर्थिक डेटा जो बाजार को डराने वाला हो सकता है। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड को इस बिंदु तक नीचे ले जा रहा है जहां कर्व अब फिर से उलट गया है। हम वहां पहुंचने से पहले चलो शुरू करते हैं यह देखकर कि मैं शायद कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य कहूंगा जो मैंने देखा है। बस अपनी आंखों से परिवार के सदस्यों से बात करते हुए मैं उन टिप्पणियों में देखता हूं जो मैं अपने YouTube वीडियो में करता हूं, और बस कुछ अच्छे पुराने सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए। अब यह एक असली चार्ट नहीं है, ये बस एक ऐसा है जिसे मैंने खींचा है ताकि मैं यह दिखा सकूं कि मुझे क्या लगता है कि सरबस बीमारी के बाद क्या हुआ है। तो बाईं ओर हम $2,000 से $5,000 तक जाते हैं और हम इन नंबरों पर अभी एक पल में पहुंचने वाले हैं। लेकिन हम इस हरे रेखा को देखकर शुरू करते हैं जो दर्शाता है हम आपके दोस्त और परिवार के सदस्य फ्रेड का उपयोग करेंगे। एक बार फिर यह फ्रेड की आय का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरबस बीमारी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में नाम मात्र आय में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि 2019 में वह लगभग 2000 प्रति माह कमा रहा था। और स्पष्ट रूप से यह असली नंबर नहीं है, यह एक काल्पनिक उदाहरण है। बस उदाहरण के लिए इन्हें उपयोग कर रहा हूं। तो उसकी आय बढ़ गई होगी ऊपर और ऊपर और ऊपर आज के बिंदु तक, चलो कहते हैं लगभग $4,200। तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी कह रहे होंगे, खैर ये तो बहुत अच्छी खबर है, उसकी आय 2000 से बढ़कर थोड़ी सी अधिक 4000 हो गई, तो उसकी खरीदने की शक्ति को बहुत बढ़ जाना चाहिए। गलत।
क्योंकि हमें उसकी आय से खरीदी गई सभी चीजों की कीमत को ध्यान में रखना होगा। दूसरे शब्दों में महंगाई। तो चलो हम अपने चार्ट पर वापस चलते हैं और इस लाल रेखा को देखो। आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ? उपभोक्ता कीमतें 2020 में यहां ऊपर और ऊपर बढ़ने लगीं और फिर 2021 और 2022 में वे बिल्कुल आसमान छूने लगीं। दुर्भाग्यवश वे फ्रेड की आय की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही थीं। अब हमें कुछ डिसइंफ्लेशन मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें नीचे गईं। बिल्कुल नहीं, वे बस धीमी गति से बढ़ते रहे। तो लगभग यहां हम फ्रेड से आगे बढ़ते हैं। फ्रेड के लिए महीने के अंत में असली बचत होना, बिलों का भुगतान करने के लिए वास्तव में पर्याप्त पैसे न होना, लेकिन उसे सरकार द्वारा बचा लिया गया। क्या आपको सभी स्टिमी चेक याद हैं? और यह सिर्फ हर महीने मेल में चेक पाना मुफ्त पैसे नहीं था। यह भी सच था कि उसे अपना किराया नहीं देना पड़ा, न ही उसे बंधक का भुगतान करना पड़ा, न ही छात्र ऋण चुकाना पड़ा और कई अन्य कार्यक्रमों, सभी पीपीपी धोखाधड़ी के लिए। हम इसे भूल नहीं सकते। तो उसकी खरीदने की शक्ति। वास्तव में जब आप उसकी आय को सभी मुफ्त चीजों के साथ जोड़ते हैं तो यह काफी बढ़ गई। तो वह वास्तव में कीमतों में भारी वृद्धि को वह संभालने में सक्षम था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां मुफ्त चीजें खत्म होने लगती हैं और फ्रेड के पास जो एकमात्र चीज बची है वह है यह विशाल। उसकी आय और उसके खर्चों के बीच बड़ा अंतर है। अब एक ऐसे बिंदु पर जहां मान लीजिए उसकी आय $4,100 है, लेकिन उसके खर्च शायद $5,000 के करीब हैं। तो इसे इस तरह से समझाते हैं जिसे हर कोई समझ सके। ठीक यहां सर्वासियस बीमारी से पहले मान लीजिए कि महीने के अंत में उसके पास $100 बचे थे। ठीक है, और फिर स्टिमी चेक और सभी महंगाई के दौरान उसके पास हर महीने के अंत में अतिरिक्त $400 थे। लेकिन फिर हमें यह नीली रेखा नीचे जाती हुई दिखाई देती है। मुफ्त चीजें खत्म होने लगीं और अब फिडलर को भुगतान करने का समय आ गया। वह महीने के अंत में $400 से लेकर नकारात्मक $1 पर पहुंच गया। दूसरे शब्दों में उसे बिलों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त $100 की जरूरत थी जो उसके पास नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने क्रेडिट कार्ड पर खर्च डालना शुरू कर दिया। खैर, यह केवल एक निश्चित समय तक ही चलता है और फिर जब क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से भरा होता है तो आप इसे वापस चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि डिफॉल्ट दर तेजी से बढ़ जाती है। संपादक, आगे बढ़ो और इसका एक चार्ट दिखाओ। और फिर हम आज उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां फ्रेड पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन हर महीने के अंत में उसे अतिरिक्त $800 की जरूरत होती है अपनी आय से ऊपर और परे, बस अपने सिर पर छत रखने और खाने के लिए टेबल पर। तो फ्रेड को क्या करना होगा? उसे अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। दूसरे शब्दों में समग्र मांग घटती है और जब आपकी अर्थव्यवस्था 70% उपभोग पर आधारित होती है तो यह संभवतः आर्थिक मंदी की ओर ले जाती है। लेकिन फ्रेड के लिए एक और विकल्प है। उसे अपने खर्चों में कटौती करने की जरूरत नहीं है। वह बाहर जाकर एक नौकरी कर सकता है और वास्तव में अतिरिक्त $800 कमा सकता है। यह उसकी आय को उस स्तर पर ले जाएगा जहां वह वास्तव में आराम से बिलों का भुगतान कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए नौकरी के बाजार का अच्छा होना जरूरी है और ये सभी कंपनियां अधिक से अधिक कर्मचारियों को भर्ती कर रही हैं। कामकाजी लोगों की मांग बढ़ रही है, फ्रेड की तरह। इसलिए ये कंपनियां उसे अधिक भुगतान करने के लिए तैयार होंगी क्योंकि उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं। मेरा मतलब है, हमने इसे उस समय के दौरान होते हुए देखा जब हमारे पास उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अब हमें उस अंतर्निहित आर्थिक डेटा पर ध्यान देना होगा और हम कई कॉरपोरेट दिवालियापन देख रहे हैं। बस कुछ दिन पहले हमने इस पर एक वीडियो में बात की थी जहां जोएन आदि सभी 800 स्टोर बंद कर रहा है। और यह सिर्फ जोएन आदि नहीं है। हम देख रहे हैं कि स्टारबक्स 1000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। हम वॉलमार्ट और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों से चेतावनियां देख रहे हैं जो एक सीधा प्रतिबिंब हैं
उपभोक्ता के साथ जो हो रहा है उसके बारे में। तो मुख्य बात यह है कि फ्रेड के लिए बाहर जाकर एक ऐसी नौकरी पाना जो उसे वर्तमान नौकरी से कहीं अधिक भुगतान करे, बहुत ही असंभव है। और यह उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया की ओर वापस जाता है, जहां उसके पास केवल एक विकल्प है, वह है खर्चों में कटौती करना। लेकिन दुर्भाग्यवश इस खर्च में कटौती से उन कंपनियों के लिए स्थिति और भी खराब हो जाती है जो और भी अधिक कर्मचारियों की छंटनी करती हैं, जिससे आपका दोस्त और परिवार का सदस्य फ्रेड भविष्य के बारे में और भी निराशावादी है। और यही कारण है कि हम ये देख रहे हैं, उपभोक्ता भावना सर्वेक्षण जैसे कि मिशिगन सर्वेक्षण और कॉन्फ्रेंस बोर्ड सर्वेक्षण ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जहां औसत व्यक्ति का आत्मविश्वास स्तर जो और जेन की स्थिति बिल्कुल गिर रही है। और यह देखने के लिए और भी अधिक प्रत्यक्ष डेटा है कि नौकरी के बाजार में क्या हो रहा है। और आज हमने बेरोजगारी के दावों को देखा, ये 240,000 पर आया जो उम्मीदों से ऊपर है, जबकि आवास बाजार जो एक उद्धारक हो सकता है क्योंकि इन सभी लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि वे इसका उपयोग खरीदारी की शक्ति के रूप में इस अंतर को पाटने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब हम आवास लेन देन को ऐतिहासिक निम्न स्तर पर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए लंबित घर की बिक्री ने अब तक के सबसे निचले स्तर को छू लिया है जब से इसकी शुरुआत हुई थी। लंबित घर की बिक्री को ट्रैक करना जो 2000 के शुरुआती दशक में था। दूसरे शब्दों में कहें तो लंबित घर की बिक्री लगभग 25 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है। और इस पर विचार करें, उस समय अमेरिका की जनसंख्या आज की तुलना में बहुत कम थी। फिर से ये लंबित घर की बिक्री अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। अगर आवास बाजार या समग्र अर्थव्यवस्था या श्रम बाजार, नौकरी का बाजार अच्छा कर रहा होता तो आप यह नहीं देखते, आप इसके बिल्कुल विपरीत देखेंगे। तो इस वीडियो का मुख्य बिंदु यह नहीं है कि हम मंदी या शेयर बाजार के पतन की ओर बढ़ रहे हैं। ये बस ये बताने के लिए है कि अरे हमारे पास यहाँ कुछ अच्छी खबर है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी बुरी खबरें भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये वित्तीय संस्थान जिनके पास संभवतः अंदरूनी जानकारी है अपने बैलेंस शीट के साथ ये क्या कर रहे हैं। और यही बात ट्रेजरी कर्व हमें बताता है। और मैं ये बताना चाहता हूं, ये सिर्फ वित्तीय संस्थान नहीं है बल्कि बड़े खिलाड़ी भी हैं, जैसे वॉरेन बफेट, जो जैसा कि हमने दूसरे दिन कहा शेयर बेच रहे हैं इस हद तक कि उन्होंने पहले से कहीं अधिक नकद स्थिति जमा कर ली है। यहां का मुख्य बिंदु यह है कि वित्तीय बाजारों में ये खिलाड़ी जिनके पास अंदरूनी जानकारी और बहुत अनुभव है एक अधिक जोखिम निवृत्त दृष्टिकोण अपना रहे हैं। और इसका मतलब यह नहीं है एम्स कि एक्स वाई या जेड होगा है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आपको 2025 के बाकी हिस्से में क्या हो सकता है इसके विश्लेषण में शामिल करना चाहिए। और अधिक सामग्री के लिए जो आपको धन बनाने और नियंत्रण से बाहर के केंद्रीय बैंकों और बड़े सरकारों की दुनिया में फलने फूलने में मदद करेगी, इस प्लेलिस्ट को यहां देखें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।